आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है संज्ञा। ये लगभग सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे सुभद्रा ने सुहास को पढ़ाया। ठीक है, तो सुभद्रा नाम है, सुहास भी नाम है। तो किसी व्यक्ति स्थान मुंबई है ना, ईडन गार्डन भी स्थान है। तो ये सब जगह को हम लोग संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हैं। मतलब पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति का नाम बता रहे हो, किसी स्थान का बोध करा रहे हो, तो हम लोग वैसे शब्दों को संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यमुना, तो ये यमुना कोई एक खास नाम है ना। कृष्ण भी एक पर्टिकुलर किसी का नाम है। तो जो किसी पर्टिकुलराइजेशन करता है, जो किसी एक मतलब स्पेशल व्यक्ति के बारे में बताता है या स्पेशल जगह के बारे में बताता है, तो हम लोग उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय भारत का गौरव है, हिमालय भी यूनिक है और भारत भी यूनिक है, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। एवरेस्ट, नेपाल, ये दोनों यूनिक है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ताजमहल आगरा में है, ताजमहल भी यूनिक है और आगरा भी यूनिक है, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। तो वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, जिससे पूरी एक जाति का बोध हो। जैसे आज का युवक कल का नेता है, तो युवक पूरे एक जाति का बोध हो रहा है। युवक पूरा एक जाति है, ये किसी का नाम नहीं है। नेता पूरा एक नेता का जाति है, तो ये किसी का पर्टिकुलरली नाम नहीं है। शेर की पूरी जाति, भेड़ की पूरी जाति, भैंस की पूरी जाति, ये सब पूरी एक जाति का बोध हो रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे राष्ट्रपति ने छात्रों का सम्मान किया, तो राष्ट्रपति भी किसी जातिवाचक का बोध हो रहा है और छात्र भी किसी एक पूरी जाति का बोध हो रहा है। नारी पूरी एक जाति है, नारी की दशा से देश का दृष्टिकोण पता चलता है, तो देश भी पूरा एक जाति है, पूरा एक कलेक्टिव फॉर्म में है, जाति है। नदी, पर्वत, ये सब एक जाति है, तो ये सब जातिवाचक कहलाएगा, जो पूरा कलेक्टिव फॉर्म में रहेगा। जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद होते हैं, एक द्रव्यवाचक संज्ञा और एक समूहवाचक संज्ञा। अब जो चीज़ द्रव्य में रहता है, हम लोग उसको मीन्स तरल लिक्विड में रहेगा, उसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सोना सबसे कीमती धातु है। दक्षिण भारत में चावल खाया जाता है। चावल को हम लोग मेजर नहीं कर सकते ना, चावल को हम लोग तो तौलते हैं, तो ये द्रव्य हो जाएगा। ऊन का स्वेटर अधिक गर्म होता है। भारत में दूध की नदियाँ बहती हैं। तो कह सकते हैं वे शब्द जो किसी द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जिससे हम लोग को द्रव्य और पदार्थ का पता चलता है, जैसे कि ऊन, दूध, घी, स्वेटर इत्यादि। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। पूरे एक समूह का, झुंड का बोध पता चलेगा, मीन्स ग्रुप का। जैसे पुलिस का डर चोर को नहीं सताता, तो पुलिस की समूह का बोध होता है। झुंड तो ऐसे ही समूह है। मेरा परिवार ही मेरा संसार है, तो परिवार एक पूरा एक समूह है और संसार भी पूरा एक समूह है। सुबह तक काफिला पहुंच जाएगा। काफिला मीन्स पूरा एक भीड़, वो भी एक समूह है। भीड़ में तो अधिक सजग रहना चाहिए। भीड़ क्या है? पूरा एक समूह है। सेना ने सदैव सीमा को सुरक्षित रखा, तो यहाँ पर पुलिस, झुंड, परिवार, संसार, काफिला, भीड़, सेना आदि सारे शब्द व्यक्तियों और वस्तुओं की जानकारी दे रहे हैं, पूरे एक झुंड की जानकारी दे रहे हैं। इस तरह से ये समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। तो जिससे किसी के वे संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था अथवा भाव का बोध कराते हो, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जिससे किसी भाव का पता चलता है, एक्सप्रेशंस का पता चलेगा। जैसे बचपन में गांधी जी बड़े शर्मीले थे, तो उनके बचपन में एक्सप्रेशन का पता चल रहा है ना, वो शर्मीले थे। क्रोध मनुष्य का शत्रु है, तो इससे मनुष्य का एक क्रोध का पता चल रहा है, मनुष्य का एक भाव का पता चल रहा है कि वो क्रोधित है। सैनिक ने देश पर अपना सर्वस्व लुटा दिया, तो उसका एक भाव का पता चल रहा है कि वो अपना सब कुछ लुटा दिया। उगते सूरज की लालिमा हमें उत्साह देती है, तो यहाँ पर लालिमा और उत्साह ये भाव का पता चल रहा है इससे। ताजमहल के चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई बराबर है, मीन्स लंबाई और चौड़ाई उसका भाव का पता चल रहा है। इस तरह से इन वाक्यों में
जितना भी ये सब वाक्य हैं जो रंगीन शब्द में लिखे हैं, बचपन, क्रोध, सर्वस्व, लालिमा, उत्साह, लंबाई, चौड़ाई, सबसे भाव का पता चल रहा है, इसलिए हम लोग इसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा को कैसे बदलते हैं। जैसे दास है तो उसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा दास्ता। जातिवाचक संज्ञा है माता तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा मातृत्व, जिससे भाव का सिर्फ पता चले, एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स पता चले। जैसे जाति, तो जातिवाचक संज्ञा है, इससे भाव का कैसे पता चलेगा, जब हम इसको कहेंगे जातीयता। इसी तरह से शत्रु भाववाचक है, जातिवाचक है, इसको भाववाचक में बदलेंगे तो ये बन जाएगा शत्रुता। पशु का बन जाएगा पशुता, बूढ़ा का बन जाएगा बुढ़ापा, ये भाववाचक है, ये फीलिंग है। देव का देवत्व, मनुष्य का मनुष्यता या फिर मनुष्यत्व, पुरुष का पुरुषत्व या फिर पौरुष, मित्र का मित्रता या फिर मैत्री, पात्र का पात्रता या फिर पात्रता, नारी का नारीत्व। इसी तरह से हम लोग विशेषण से भाववाचक संज्ञा भी बनाते हैं। जैसे विशेषण तो उसे कहते हैं ना जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो अरुण, तो इसका बन जाएगा भाववाचक अरुणिमा। कायर का हो जाएगा कायरता या फिर कायरपण। ऊंचा का ऊंचाई, नम्र का नम्रता, युवा का यौवन, उचित का औचित्य, कृतज्ञ का कृतज्ञता, काला का कालीमा या फिर कालिक, प्यासा का प्यास, निर्धन का निर्धनता, एक का एकता, कुटिल का कुटिलता, चालाक का चालाकी, मूर्ख का मूर्खता, स्वतंत्र का स्वतंत्रता। इसी तरह से क्रिया शब्दों से भी हम भाववाचक संज्ञा बताते हैं। जैसे रहना सहना तो रहन सहन, लेना देना तो लेन देन, जीना का जीवन, दौड़ना का दौड़, चलना का चाल, बिकना का बिक्री, बहना का बहाव, हंसना का हंसी, जागना का जागरण, मुस्कुराना का मुस्कुराहट, उड़ना का उड़ान, बनना का बनावट। कुछ सर्वनाम से हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। जैसे अहम का अहंकार, आप का आपा, स्व का स्वत्व, अपना का अपनापन या फिर अपनत्व, सर्व का सर्वस्व, निज का निजत्व या फिर निजता, और मम का ममत्व या फिर ममता। अव्यय से भी हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। जैसे नीचे का नीचाई या फिर नीचता, समीप का समीप्य, निकट का निकटता, भीतर का भीतरी, शाबाश का शाबाशी, नज़दीक का नज़दीकी, दूर का दूरी, मना का मनाही, धिक का धिक्कार। कुछ ऐसे और भी बहुत सारी सूची है जो हमें जानना चाहिए, क्योंकि ये सब लगातार हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्दों की सूची। जैसे अमर का बनेगा अमरता, समाज का सामाजिकता, मनुज का मनुजता, डाकू का डकैती, तपस्वी का तप, लुटेरा का लूट, राजा का राज्य, शत्रु का शत्रुता, वकील का वकालत, पंडित का पांडित्य, रंग का रंगत, बालक का बालकपन, मीठा का मिठास, धीर का धीरता या धैर्य, भाई का भाईचारा, शिष्य का शिष्यत्व, मोटा का मोटापा, छोटा का छोटापन या छुटपन, ठाकुर का ठकुराई, विद्वान का विद्वता, बहुत का बहुतायत, खट्टा का खटास या खटाई, कड़वा का कड़वाहट, सुंदर का सुंदरता या सौंदर्य, स्वाधीन का स्वाधीनता, नीचा का नीचाई, फकीर का फकीरी, मुख का मुक्ता, भावुक का भावुकता, कवि का कवित्व, पशु का पशुत्ता, ईश्वर का ऐश्वर्य, अतिथि का आतिथ्य, स्पष्ट का स्पष्टता, सदृश्य का सादृश्य, स्वामी का स्वामित्व, बंधु का बंधुत्व, साधु का साधुत्व, मानव का मानवता, प्रभु का प्रभुता या प्रभुत्व, चोर का चोरी, नारी का नारीत्व, भ्राता का भ्रातृत्व, मधुर का मधुरता या माधुर्य, गोल का गोलाई, कुलीन का कुलीनता,
कायर का कायरता, सरल का सरलता, लंबा का लंबाई, मलिन का मलिनता, भक्त का भक्ति, हिंसक का हिंसा, नेक का नेकी, सभ्य का सभ्यता, सबल का सबलता, जटिल का जटिलता, मुखर का मुखरता, जातीय का जातीयता, युवा या युवक का यौवन, मित्र का मित्रता, एक का एकत्व या एकता, संपन्न का संपन्नता, दानव का दानवता, हरा का हरियाली, ऊंचा का ऊंचाई, लाल का लाली, दीन का दीनता, गरम का गर्मी, प्यासा का प्यास, बुरा का बुराई, ईमानदार का ईमानदारी, शूर का शूरता, कठोर का कठोरता, गहरा का गहराई, जिज्ञासु का जिज्ञासा, चालाक का चालाकी, स्वीकृत का स्वीकृति, पागल का पागलपन, कुशल का कुशलता, बेईमान का बेईमानी, इतिहास का ऐतिहासिक, नगर का नागरिकता, नम्र का नम्रता, अराजक का अराजकता, गंवार का गंवारपन, मौलिक का मौलिकता, खुश का खुशी। इसी तरह से हमारा भाववाचक संज्ञा शब्द का सूची खत्म होता है। तो ये सब ऐसे शब्द हैं जो लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसका हमें भाववाचक में परिवर्तन करना रहता है। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।